हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझते हैं, स्टार्ट करते हैं गुड गवर्नेंस को। सुशासन ये क्या होता है? देखिए, जो रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन है वो गुड गवर्नेंस का ही एक पार्ट है। राइट, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, जो गुड गवर्नेंस का जो ये टर्म है ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आफ्टर 1992 एंड स्पेशली आफ्टर 2014 भारत के अंदर, क्योंकि 90s में तो ये वर्ल्ड वाइड के एक तरीके से लेवल पे यूज़ हुआ। 1991 में हमारी इकोनॉमी ने यू टर्न लिया, हम ओपन मार्केट इकोनॉमी हुआ उसके बाद, और आफ्टर 2014 हमारा जो देश है बहुत ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ को बढ़ा है। राइट, ट्रांसपेरेंसी की तरफ को बढ़ा है। तो ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस प्रोसेस। देखिए, अब गुड गवर्नेंस जो है ये तो सुशासन की बात हो गई, लेकिन गुड गवर्नेंस वर्ड इस वजह से आया क्योंकि शायद बैड गवर्नेंस हो रहा था। राइट, तो देखिए क्या है कि जो बैड गवर्नेंस है उससे क्या है, समाज की हमेशा हानि होती है। राइट, और सोसाइटीज़ जो हैं उसमें वो पिछड़ी हो जाती हैं, पीछे की तरफ को चलती हैं। जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है उसी की तरीके से गुड गवर्नेंस का ये जो कंसेप्ट है, राइट, ये 1980s में इसका उदय हुआ, और हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है वैसा ही गुड गवर्नेंस है, सिमिलर, वेरी वेरी सिमिलर। और ये सिंथेसिस है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का और नियो लिबरल स्ट्रक्चरिंग ऑफ गवर्नमेंट प्रोसीजर का। नियो लिबरल स्ट्रक्चरिंग ऑफ गवर्नमेंट प्रोसीजर क्या है कि नए तरीके से जो शासन का कार्य करने का तरीका है उसको कहा गया है, मतलब चेंज इन द प्रोसेस और प्रोसीजर ऑफ गवर्नमेंट। राइट, ये है नियो लिबरल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ गवर्नमेंट। तो जब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और ये जो एक तरीके से डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जब और नए तरीके से सरकार कार्य करने लगती है तो वो हो जाता है एक तरीके से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, सिमिलर टू गुड गवर्नेंस। राइट, तो ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही वैल्यू लेडन कंसेप्ट है गुड गवर्नेंस का। राइट, तो इस वजह से होता क्या है कि बहुत बारी इसको डिफाइन करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि ये वैल्यूज से जुड़ा हुआ है। राइट, अब देखिए इसमें दो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट है 1989 का वर्ल्ड बैंक का डॉक्यूमेंट जो कि संबंधित था सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज से, और जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है वर्ल्ड बैंक का 1992 का डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब 1989 का जो डॉक्यूमेंट है उसमें वर्ल्ड बैंक ने गवर्नेंस को 3 पैरामीटर्स के आधार पर समझाने की कोशिश करी। पहला है पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी के तौर पे, दूसरा है लीगल फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट, राइट, और तीसरा है इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी के तौर पे गुड गवर्नेंस को समझाया इन्होंने। इसके साथ में जो 1992 का डॉक्यूमेंट है वर्ल्ड बैंक का जिसका कि नाम था गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, उन्होंने 3 एक तरीके से एप्लीकेशंस इसके दिए कि कहाँ कहाँ पे इसको यूज किया जा सकता है सुशासन को। फर्स्ट है इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल रेजीम, जैसे कि चेंज ऑफ गवर्नमेंट के माध्यम से हम समझ सकते हैं। बहुत लोग आज की सरकार के अगेंस्ट में भी होंगे भारत में, बहुत लोग उसके पक्ष में भी होंगे, लेकिन हम ये मानते हैं कि हाँ, हमने एक चेंज नोटिस किया है। राइट, इन द नेशनल एरेना एज वेल एज इन इंटरनेशनल सिनेरियो भारत की एक उपस्थिति, दमदार उपस्थिति दर्ज हुई है। करेक्ट, उसके बाद देखिए, अच्छा बहुत लोग आ जाते हैं ना एक नेगेटिव, अगर मैं कोई एग्जांपल देती हूँ, देखिए टीचर का काम होता है कि बहुत ही अनबायस ओपिनियन देना। राइट, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है, ये बहुत मुश्किल है। अब कुछ लोग जो सुन रहे हैं उनके भी अपने बायस और अनबायस उनकी चीज़ें होती हैं। तो बहुत बार जो किसी एक पॉलिटिकल माध्यम से जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल, तो वो आके क्या करते हैं कि अगर मैंने मोदी जी के फेवर में कोई बात बोली है या सरकार के फेवर में, क्योंकि देखिए आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, प्रोज और कॉन्स दोनों के दोनों। तो बहुत लोग आके मतलब ये कि ये मतलब इस चीज़ को नेगेटिवली लेते हैं। राइट, तो तारीफ की बात है तो तारीफ करनी ही चाहिए। सबसे पहली बात पॉलिटिकल रेजिम, दूसरा आता है प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंटल पावर इज एक्सरसाइज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सरकार की जो पावर है उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। राइट, जो भारत के, जो देश के आर्थिक और जो सामाजिक जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए किस तरीके से उनका यूज़ किया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि आफ्टर 2014 बहुत सारे एनजीओज को बैन किया गया,
जो कि फंडेड थे, फॉरेन फंडिंग होती थी। किसके लिए फॉरेन फंडिंग होती थी? अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देख ही रहे हैं, है ना? डिसरप्शंस क्रिएट करने के लिए ये सब। तो उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ये भी वर्ल्ड बैंक ने दिया है गवर्नेंस के लिए। तीसरा आता है द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट टू डिजाइन, फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसी। करेक्ट। अब देखिए, इसको समझते हैं। ये इट इज इम्पेरेटिव टू अंडरस्टैंड दैट प्रेजेंट नीड टू रिकंसेप्चुअलाइज द गवर्नेंस इज फेल्ट आउट ऑफ द कंपल्जन ऑफ रेगुलेटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंस गिवन बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक टू द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, है ना? तीसरी जो दुनिया के मुल्क कहे गए, कौन से मुल्क हैं ये? ज्यादातर कौन से देश हैं? एक तो अफ्रीकन कंट्रीज हैं ज्यादातर, जो कि कॉलोनियल कंट्रीज रही हैं, और उसके बाद है एशियन कंट्रीज, राइट? तो इन्होंने, वर्ल्ड बैंक ने समय समय पे जो फंड्स दिए, उसके साथ में फंड्स विद टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, इसके माध्यम से दिए, और इसी के द्वारा उन्होंने तय किया कि व्हाट इज गवर्नेंस, होता क्या है ये। करेक्ट। तो ये जो वर्ल्ड बैंक है, ये जो सीन में आया ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद 1944 में, ठीक है, इसका काम था कि थर्ड वर्ल्ड और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको एक तरीके से डेवलपमेंट असिस्टेंस देना। डेवलपमेंट असिस्टेंस ब्रैकेट में आएगा विद टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ठीक है। किसके लिए डेवलपमेंट एंड असिस्टेंस दिया जा रहा था इन कंट्रीज को? फॉर द पर्पस ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के सेक्टर में, वीकर सेक्शंस के एम्पावरमेंट के लिए, वीकर सेक्शन में यहाँ पे वुमेन भी आएंगी, राइट? इसके साथ में एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए। करेक्ट। तो ये सब चीजें थी, लेकिन 80 के दशक में आते आते सरकार को ये लगा कि देखिए, मतलब सरकार इन द सेंस वर्ल्ड बैंक को ये लगा कि ये जो सरकारें हैं इस देश के अंदर, ये पॉलिसीज भी सही बना रही हैं, है ना, विद द एड्स एंड असिस्टेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, और उसके बाद प्रोग्राम भी बन रहे हैं, प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं, लेकिन ये सब फेल हो रहा है बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ दैट कंट्री, राइट? तो इन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी, वर्ल्ड बैंक ने कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी कि इसका कारण क्या था, कि मतलब पैसा दिया जा रहा है लेकिन उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट उस तरीके से नहीं आ रहा है। तो कारण क्या था? कारण ये था कि जो सरकारें थी इन देशों के अंदर, वो एक तरीके से इज वर नॉट डिटरमिन्ड इनफ टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज। नीति तो तैयार हो गई, बन गई, लेकिन वो किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ये सरकार इतनी केपेबल नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, एक तरीके से प्रॉपर अकाउंटिंग और बजटरी सिस्टम उन देशों में, इन देशों के अंदर नहीं था, जो कि होना चाहिए था, राइट? तीसरा है वाइड स्प्रेड करप्शन। बहुत ज़बरदस्त तरीके से करप्शन रहा। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश के अंदर इतना ज़्यादा, एक तरीके से कुछ कंट्रीज़ की जो वहाँ की स्पाई एजेंसीज थी, उनका पेनिट्रेशन टू द हायर एक्लियंस ऑफ गवर्नमेंट एक समय में रहा है। अब आप समझ लीजिए कि फिर वो भारत के फेवर में पॉलिसीज किस तरीके से बन सकती हैं, जबकि वो इन्फ्लुएंस्ड थे विदेशी ताकतों के द्वारा। करेक्ट। तो ये करप्शन भी एक बहुत बड़ा माध्यम रहा है कि सरकारें जिस तरीके से उन्हें काम करना चाहिए था देश हित के लिए, वो नहीं कर पाई। ये वर्ल्ड बैंक ने दिया। इसके बाद चौथा है जनरल लैक ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। लोगों की उदासीनता थी एक तरीके से पूरी प्रोसीजर में, ड्यू टू पब्लिक अपैथी एंड मिस इन्फॉर्मेशन। जैसे हम लोग थे कि हमें पता था क्या चीज़ें हो रही हैं, या फिर हमारा इंटरेस्ट ही नहीं था कि जो चीज़ें चल रही हैं ठीक है ना, रोटी तो मिल ही रही है, अपना खाते रहो, अपना जैसा चल रहा है चलने दो। तो लोग जैसा जो दिख रहा था, मतलब होता है ना कि एक अपने भागीदारी प्रदर्शित करना, भागीदारी लेना, सरकार क्या कर रही है उसमें, वो एक नहीं था। इस वजह से भी सरकारें इन देशों की, ज्यादातर जो अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज थी, वो करप्ट थी, राइट? इसके बाद देखिए, इसके बाद उन्होंने बोला कि इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम की बात करी, राइट? स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, ये इन्होंने टर्म को कॉइन किया। इस टर्म का मतलब क्या था इन कंट्रीज के लिए? इसका मतलब था कि ब्यूरोक्रेसी को डाउनसाइज करना, कमी करना, उसकी डाउन साइज, और उसकी एक तरीके से इंपॉर्टेंस को भी थोड़ा सा कम करना, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं जो कि गवर्नमेंट में थे, उनको प्राइवेट के लिए खोल देना, जैसे कि हमने 1991 में किया, राइट? इसके साथ में उन्होंने स्टेट का जो रोल है उसको प्रोवाइडर की जगह पे एनेबलर की बात की गई, है ना, मतलब एक तरीके से फैसिलिटेटर,
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब सरकार क्या काम करेगी, रेगुलेटरी होगा सरकार का काम, पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगा सरकार का काम, चीज़ों को उपलब्ध करवाना होगा सरकार का काम, है ना, बस। और उसके बाद काम होगा यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को इम्पोर्टेंस देने की बहुत बात की गई है। तो ये दिया वर्ल्ड बैंक ने किसके लिए, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के लिए, राइट। इसके साथ में डेवलपमेंट एड जो है उसको लिंक किया गया जैसे ओपन मार्केट से, ठीक है ना, जिससे कि जो एक तरीके से जो मार्केट है वो उसमें एक तरह से कॉम्पिटिटिवनेस आए, ठीक है, उसमें सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र की बात एक तरीके से, मतलब सबके लिए बराबर चीजें, बराबर मौके, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। ह्यूमन राइट्स के बारे में उन्होंने बात करी, ठीक है, मतलब डेवलपमेंट को इन सब चीज़ों से जोड़ के देखने की उन्होंने बात करी, मतलब देश का जो मार्केट है वो ओपन हो, इकोनॉमी फ्रेंडली हो, कॉम्पिटिटिव हो, इसके साथ में वो डेमोक्रेसी हो, है ना, उसके साथ में ह्यूमन रिकॉर्ड जो है वो ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड वो बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर किसी देश के अंदर होंगी तो हम समझेंगे, मतलब वर्ल्ड बैंक समझेगा कि हाँ ये यहाँ पे एक तरीके से जो उन्होंने जो पैसा दिया है उस पैसे का सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है, करेक्ट। तो अब OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ कंट्रीज हैं इन्होंने जो देने वाली कंट्रीज हैं पैसा और जो लेने वाली कंट्रीज हैं पैसा, ठीक है ना, उनके बीच में एक रिलेशनशिप को तय किया, ठीक है ना, कुछ एक्सपेक्टेशन को क्लैरिफाइड किया, किन के माध्यम से, इन फॉलोइंग, ये जो इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं इनके माध्यम से, ठीक है। मतलब जो पैसा देंगी तो वो इन सब चीज़ों को देखेंगी, किसके लिए, किसको देखेंगी, जो पैसा दिया जा रहा है उन जिन देशों में पैसा दिया जा रहा है उन कंट्रीज में, इन ये जो नीचे के जो ये हेड्स हैं इनकी क्या स्थिति है, करेक्ट। जैसे फर्स्ट पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, लोग कितने भागीदारी कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ ह्यूमन राइट्स का वहाँ पे क्या स्थिति है, डेमोक्रेटाइजेशन वहाँ पे कितना है, लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट क्या है, रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं कितनी है, क्या है, और उसके बाद है ऊपर रूल ऑफ लॉ, ठीक है। अब देखिए होता क्या है ना कि सारी चीज़ें, अब देखिए बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कि इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये काफ़ी सारी जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्होंने, या फिर कह लीजिए कि US ने, है ना, इन्होंने पाकिस्तान को बहुत सारा पैसा दिया है। उस समय पे ये सब चीज़ें कब देखी गई, करेक्ट। तो ये क्या है, ये इन्होंने चीज़ें क्रिएट करी जिससे कि एक तरीके से नई तरीके का मार्केट, एक्चुअली इनको अगर हम देखें तो इनको चाहिए था, और मार्केट चाहिए था, इसके साथ में एक तरीके से इनको अपनी हेजीमनी स्थापित करनी थी पूरी दुनिया के अंदर। तो मतलब कॉलोनीज भी हम लोग बने, और उसके बाद ये इन्होंने हमें सिखाने की भी कोशिश करी कि आप बैकवर्ड हो तो अब आपको इन चीज़ों के साथ में रहना चाहिए, और उसके बाद फिर ये हमारे सिस्टम में अंदर तक पेनिट्रेट हो गए, करेक्ट। आप पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो इस सिस्टम से निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि आप पैसा दोगे तो फिर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, जैसे आज के समय में चाइना कर रहा है। हम अगर भारत किसी की मदद करता है तो भारत बिल्कुल एक दोस्त की तरीके से उसकी मदद करता है, लेकिन चाइना मदद करता है तो चाइना एक तरीके से न्यू टाइप ऑफ कॉलोनियल रिजीम है, करेक्ट। तो ये सब बातें क्या है, ये सब है न्यू टाइप ऑफ पॉलिटिकल हेजीमनी, फॉर द स्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू टाइप ऑफ पॉलिटिकल हेजीमनी, ये इस तरीके की बातें। लेकिन कान को इधर से नहीं पकड़ के इधर से तरफ से पकड़ा गया और बातें बताई गई इस तरीके से, राइट। मैं इसका क्रिटिसिज्म, ये इसके क्रिटिसिज्म में आएगा, हम आगे भी हम इस चीज़ को अभी पढ़ेंगे, करेक्ट। अब देखिए फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के फीचर्स क्या हैं इनको देखिए। अब हमें ये पूरा जो ऊपर का डिस्कशन किया है इसके माध्यम से 8 बातें निकल के आई हैं, ये 8 पूरे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो हम ये माने कि गुड गवर्नेंस क्या है, गुड गवर्नेंस एंड रिमूवल ऑफ करप्शन की अगर बातें की जाए तो वो गुड गवर्नेंस में आएगा, माइनॉरिटी के बातें की जाए तो वो गुड गवर्नेंस में आएगा। अब देखिए पाकिस्तान को पैसा दिया गया, लेकिन वहां की माइनॉरिटी का क्या हुआ, उनके प्रोटेक्शन का क्या हुआ, क्या कभी मुद्दा उठा इस बात का, UN में कभी मुद्दा उठा, या किसी और देश ने इसके बारे में बातें करी कि वहाँ की माइनॉरिटीज जो एक समय में 20% के आसपास थी और आज 1% के आसपास है, वे लोग कहाँ चले गए, मतलब वो लोग कहाँ गायब हो गए इस दुनिया से, इतने % लोग, है ना, विद द स्पैन ऑफ 70 years कहाँ चले गए ये इतने सारे लोग, इसके बारे में नहीं बातें की गई। तो दीज आर द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ दीज हेजीमनिक पावर्स,
है ना? तो उसके बाद बात की गई क्या, पार्टिसिपेशन ऑफ मोस्ट वल्नरेबल इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में जो ये मोस्ट वल्नरेबल पीपल है इनके बारे में बात करना, ठीक है। जैसे कि या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि अगर अफ्रीकन कंट्रीज में देखें या फिर बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर अगर हम ये देखें या बहुत सारी और अन्य देशों के अंदर हम देखें, तो वहाँ पे किस तरीके से एक देश को दूसरे से भिड़ाया गया या फिर एक देश के अंदर किस तरीके से सिविल राइट्स उत्पन्न किए गए, है ना? इसका क्रिटिसिज्म भी आएगा किस तरीके से बहुत सारे खाड़ी देशों के अंदर पूरा का पूरा सत्ता परिवर्तन किया गया, है ना, इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, राइट, इन लोगों ने किया। तो इसको भी हम इसका क्रिटिसिज्म को ये इसका क्रिटिसिज्म है और इसको हम इनके क्रिटिसिज्म की रूप में इस चीज़ को हम समझ सकते हैं, ठीक है। और अब देखिए ये इन्होंने 8 हेड्स दिए हैं फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। ये पॉजिटिव बातें हैं, लेकिन इन्होंने इन पॉजिटिव बातों को नेगेटिव तौर पे इस्तेमाल किया। करेक्ट। देखिए फर्स्ट है पार्टिसिपेशन, उसके बाद है रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, रेस्पॉन्सिवनेस, consensus oriented, equity and inclusiveness, effectiveness and efficiency and accountability, right? These are the 8 heads या 8 steps ऑफ गुड गवर्नेंस। अब हम इनको और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट आता है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, ठीक है। जेंडर की बातें ना हो, रेस के आधार पे रेस को ना देखा जाए, कास्ट, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, इन सब को ना देख के हम लोग एक बराबर सबके लिए मौके हों, जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी दिया हुआ है हमको राइट टू इक्वालिटी। तो वही इसके बारे में बात की गई है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो, एक्सप्रेशन फॉर ऑल हो, ये सारी की सारी बातें इन्होंने इसके बारे में बताई हैं। उसके बाद आता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ सबके लिए बराबर चीज़ें, बराबर एक तरीके से न्याय, इसके लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, इम्पार्शल और इनकरप्टिबल पुलिस फोर्स होनी चाहिए। करेक्ट। इसके बाद आती है बात ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी में इन्होंने 3 चीज़ें के बारे में बोला है। सबसे पहली बात, जो डिसीजंस है वो प्रॉपर तरीके से लिया जाना चाहिए, लोगों को पता हो कि डिसीजन क्या लिया जा रहा है। उसके बाद दूसरा, जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्रीली अवेलेबल हो लोगों के लिए और एक तरीके से डायरेक्टली एसेसिबल हो, लोग उस तक पहुंच सके कि जो डिसीजन लिया वो पॉलिसी है क्या। और तीसरा कि जो पॉलिसी है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाई जाए। जैसे कि आप इसको, ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत अच्छा माध्यम है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, या फिर अभी क्या पूरा का पूरा हर एक पॉलिसी, हर एक निर्णय जो है वो डिजिटली हमारे पास उपलब्ध है। करेक्ट। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस की सरकार हम तक किस तरीके से कितनी देर में कैसे पहुंच पा रही है। जैसे मैं बहुत बार एग्जांपल देती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है, आप डायरेक्ट अभी पोर्टल पे, सरकार के पोर्टल पे आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ये रेस्पॉन्सिवनेस है। ईव टीजिंग है, उसके बारे में आप कर सकते हैं। मेरी फ्रेंड है, वो ट्रैवल कर रही थी और वो 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, तो उसको ट्रेन में बहुत मतलब थोड़ी सी उसको दिक्कत हुई और उसको थोड़ा फीवर हो गया, तो उसने तुरंत ट्वीट किया और नेक्स्ट रेलवे स्टेशन पे उसके लिए डॉक्टर उपलब्ध थी। यह है रिस्पॉन्सिवनेस, एडमिनिस्ट्रेशन एट योर डोर स्टेप। करेक्ट। इसके बाद आते हैं कंसेंसस ओरिएंटेड। जो भी सरकार निर्णय ले वो लोगों की हाँ उसमें शामिल हो। करेक्ट। अब ये एक डिबेटेबल पॉइंट है, ये एक डिबेटेबल पॉइंट है कि क्या हमें पता है हमारे लिए क्या अच्छा है। एक बात ये भी हो जाती है ना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है, लेकिन जैसे एक तरीके से फ्री बीज देना लोगों को, फ्री बिजली, फ्री पानी, लेकिन क्या ये ठीक है? लोगों की हाँ इसमें शामिल है, लेकिन क्या ये ठीक है? नहीं, ये लॉन्ग रन में जाके देश के लिए बहुत खतरनाक है। राइट। तो ये टॉपिक, ये वाला जो है, ये डिबेटेबल है। हाँ, डेमोक्रेसी कंसेंसस ओरिएंटेड होती है, लेकिन हर चीज को हम इस तरीके से नहीं तोल सकते कि हर एक निर्णय को हम इस तरीके से समझेंगे। राइट। तो सम पॉइंट्स आर, सम डिसीजंस आर डिबेटेबल एक्चुअली। ठीक है। तो सरकार इस तरीके से निर्णय ले जो कि लोगों के हित के लिए हो, लोगों की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको सरकार समझे, उसके माध्यम से ले, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उनका जो सोशल कंटेक्स्ट है उसके माध्यम से एक तरीके से सरकार निर्णय ले। राइट। तो इसको बोला गया पॉलिटिकल प्लूरलिज्म। सब लोगों के हित के निर्णय उन लोगों के हिसाब से और सबको सूट करें वो चीज़ें। करेक्ट।
जैसे कि बहुत बार होता है कि जो सरकार किसी भी कोई सब्सिडी दे रही है या सरकार कोई एक तरीके से किसी योजना का लॉन्च करती है, तो बहुत सारे स्टेट्स में होता है 50-50% होता है। 50% स्टेट गवर्नमेंट देगी, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, कहीं पे होता है 60-40, ठीक है। जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनमें होता है कि बहुत बार 90 और 10 का रेशो होता है। 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 10% जो उसमें जो एक तरीके से आपस में जो कोलैबोरेशन होता है 10% स्टेट का होता है। तो ये सब क्या है, कंसेंसस ओरिएंटेड, वहाँ के हिसाब से चीज़ों को तय करना और वहाँ की स्थिति के हिसाब से चीज़ों को समझना, राइट। इसके बाद आता है इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। इक्विटी मतलब जस्टिस हो, सबके लिए न्याय हो, राइट टू इक्वालिटी, जैसे हमने समझा है इसको फंडामेंटल राइट्स में भी हमने देखा है। सरकार के कोई भी निर्णय इस प्रकार से ना हो कि एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो। सरकार की प्रक्रियाएं जिस तरीके से लिया गया है, जैसे कि बहुत सारे हमारे डेवलपमेंटल वर्क होते हैं, वो इस तरीके से हों कि सब लोग उसमें खुश रहें जब उनका रिहेबिलिटेशन किया जाता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसको ये पॉइंट्स किस तरीके से एक देश के खिलाफ भी यूज हो सकते हैं, जैसे कि सरदार सरोवर बांध। अभी तो सरकार ने, अभी तो कोर्ट ने भी दे दिया है कि जो उसमें एक बहुत बड़ी एक्टिविस्ट थी मेधा पाटकर जी, वो उन्होंने देश द्रोह के तरीके से काम किया। उन्होंने देश हित को अनदेखा किया और अपने फायदे के लिए बात करी, राइट। लेकिन वो अभी सरदार सरोवर बांध ने एक तरीके से गुजरात में कितना बड़ा रोल प्ले किया डेवलपमेंट का, लेकिन कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करी गई कि उसको रोका गया और पता नहीं कितने सालों तक उस बांध को रोकने की कोशिश करी गई, और फिर अभी बाद में क्लियर आ रहा है कि उनके पास फंडिंग हुई थी और ये हुआ था और वो हुआ था, राइट। तो ये चीजें क्या है, एक देश के खिलाफ भी यूज की जा सकती हैं, राइट। तो प्रशासन को ये सब चीजें भी समझनी होंगी या समझती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो ग्रोथ क्या है, इंक्लूसिव होनी चाहिए, सबको लेके चलना चाहिए। इस तरह की बातें इक्विटी और इंक्लूसिवनेस के अंदर होती है। फिर आता है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी मतलब सस्ता सुंदर रोटी खाओ, मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, उनको हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करें, उसका हम लोग पूरा ऐसा दोहन करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, और साथ में ये हो कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स भी उसको इस्तेमाल करें। जो भी नीति बने वो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट को देख के बने, राइट। इसके बाद आती है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है गुड गवर्नेंस के अंदर, कि सरकार जो भी निर्णय ले रही है वो जनता के हित में हो और जनता के प्रति वो जवाबदेह हो। यहाँ पे गुड गवर्नेंस में क्योंकि पब्लिक सेक्टर भी शामिल है, तो पब्लिक सेक्टर भी सिविल सोसाइटी के प्रति एक तरीके से जवाबदेह हो, राइट। तो इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूल ऑफ लॉ, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी होगी तो हमें सरकार के निर्णयों का, किस तरीके से वो काम कर रही है, किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है किसी भी पॉलिसी के अंदर, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, वो पता चलता रहता है। और साथ में रूल ऑफ लॉ आता है कि न्याय सबके लिए बराबर है, राइट। अब इसको क्या हम थोड़ा क्रिटिकली एनालाइज करते हैं गुड गवर्नेंस को। देखिए गुड गवर्नेंस क्या है, ये एक सब्जेक्टिव है। इसमें कुछ चीज़ें जो मेरे लिए अच्छी होंगी, हो सकता है वो दूसरे के लिए अच्छी ना हो। ये एक बहुत वेग और बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है। वैल्यूज़ हैं इसके अंदर, तो इसको बहुत एक तरीके से हम, ये बहुत आइडियल टॉपिक है ना। आइडियल मतलब प्रैक्टिकल बातें, इसमें जब प्रैक्टिकली चीज़ें जाएंगी तो शायद यही चीज़ें उसके लिए ख़राब हो जाएंगी, राइट। तो इसमें क्या है, बहुत सारे एक तरीके से ऐसे ऐसे मुद्दे हैं कि जो आपस में एक दूसरे से क्लैश करते हैं, करेक्ट। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारी बातें करी गई हैं। हार्मोनियस रिलेशनशिप होना चाहिए, स्टेट के बीच में होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के बीच में होना चाहिए, सिविल सोसाइटी के बीच में होना चाहिए, सिविल सोसाइटी के जो और रूप हैं एनजीओज, इन सब के बीच में होना चाहिए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? सब अपने हित की बात करेंगे। सरकार होगी जो जनता के बारे में सोचेगी, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर को लाएंगे तो वो प्रॉफिट की बात सोचेगा, राइट। एनजीओज होंगे वो अपने कुछ हित की बात करेंगे, करेक्ट। और जैसे अभी मैंने बताया था बहुत सारी फॉरेन फंडिंग होती है, हालांकि अभी सरकार बहुत सचेत है इसके लिए, तो ये सब चीजें होंगी, करेक्ट। सिविल सोसाइटी है तो सिविल के अंदर क्या लोग होंगे, और लोग किसकी बात करेंगे, अपने क्षेत्र की बात करेंगे, अपने रिलीजन की बात करेंगे, रीजन की बात करेंगे, कास्ट की बात करेंगे, और उसमें भी फिर जेंडर इश्यूज आ जाएंगे। तो ये क्या है, ये बहुत ही आइडियल बातें हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों को अचीव करना ही एक तरीके से बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसमें क्या है, ये सारी की सारी चीज़ों के अंदर जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, क्योंकि ये लोग अपनी अपनी मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन है। इसके बाद आता है गुड गवर्नेंस में बातें की जाती है पार्टिसिपेशन की, पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, राइट। तो इसमें क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट
के बेसिस पे दी जाएंगी, ठीक है। अभी क्या है, प्राइवेट सेक्टर को जो माना गया है कि वो भैया अपने प्रॉफिट की बात करेगा, तो उसकी एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखना, ठीक है। और साथ में एक तरीके से पूरा का पूरा जो वो सर्विस प्रोवाइड करेगा वो बिल्कुल सही जनता के फेवर में होनी चाहिए, तो वो भी सरकार के लिए तय करना एक और उसको देखना, ये थोड़ा एक टफ टास्क है, करेक्ट। तो उसके बाद आता है कि ये जो पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है, वापस से यहाँ पे पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी की बात आ जाती है, एक नई तरीके की। यहाँ पे प्रशासन, सरकार को पीछे छोड़ने की बात की जा रही है और प्राइवेट सेक्टर को आगे लाने की बात की जा रही है एक तरीके से। यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी को पीछे हटने की बात की जा रही है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का काम क्या है, वापस वही शुरुआत हो गई। यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी की बात क्या है, ब्यूरोक्रेसी की बात है आप रूल बनाइए एक तरीके से, मतलब उनके साथ काम कीजिए, लेकिन यहाँ प्राइवेट को लाने की बात की जा रही है, करेक्ट। तो वो यहाँ पे वही बातें आ गई हैं जो अब हमने पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी में समझी थी। प्रॉफिट की बात है जो कि प्राइवेट वर्ल्ड करता है, और यहाँ पे बात है वेलफेयर की जो पब्लिक करता है, तो यहाँ पे इनकी डाइकोटोमी हो जाएगी। उसके बाद आता है कि जरूरी नहीं है कि जो गुड गवर्नेंस की जो बातें वेस्ट के लिए हों वो हमारे लिए भी हों, है ना। हर एक पेरेंटिंग की अगर हम बात करें, पढ़ाने के तरीके की अगर हम बात करें, तो हर एक बच्चा अलग होता है। बच्चे को टीचर अलग अलग तरीके से क्लास में समझाती है, एक बार समझा दिया, लेकिन फिर जो प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को, वो जाके टीचर से पूछते हैं, राइट। पेरेंटिंग इसके लिए अलग अलग होती है, एक बच्चे को आप किस तरीके से पालते हो, दूसरे को किस तरीके से पालते हो, राइट। तो जो वेस्ट में जो चीज़ें सही हों, जो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए ठीक हों, वो अगर हमारा, वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे देशों के लिए भी वो ठीक हो, क्योंकि उनका हिस्टोरिकल और कल्चरल और सोशल जो एनवायरनमेंट है वो हमारे इसलिए बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल अलग है, और वो अफ्रीकन कंट्रीज के लिए बिल्कुल अलग है, करेक्ट। तो ये भी हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि जो चीज़ें उनके लिए ठीक है वो हमारे लिए ठीक हो सकता है हमारे लिए वो गलत हो, राइट। और ये दिख भी रहा है हमको, क्योंकि हम बहुत अंधे होके उनकी तरफ को चल रहे थे, लेकिन अब आके उसके कुछ अलग तरीके के परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। इस वजह से हम वापस से अपना जो सोशल और जो कल्चरल जो हमारा सिस्टम है, वापस हम उसकी तरफ को लौट रहे हैं, राइट। इसके साथ में इसमें क्या किया है कि इसमें जो पब्लिक एजेंसीज हैं थर्ड वर्ल्ड की, प्राइवेट सेक्टर में को इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, पब्लिक सेक्टर को थोड़ा सा श्रिंक करने की कोशिश की गई है। लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में क्या है कि यहाँ पे सरकार का ताकतवर होना ज़रूरी है, नहीं तो प्राइवेट सेक्टर हावी हो जाएगा, तो लोगों का एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है, करेक्ट। तो इसको भी थोड़ा सा मैनेज करने की अगर ये होए, तो गुड गवर्नेंस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, करेक्ट। तो देखिए ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन इस कंसेप्ट के अंदर कुछ लूप होल्स भी हैं, करेक्ट। अगर हम इसको कौटिल्य के अर्थशास्त्र की से समझें, जैसे कौटिल्य ने कहा है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा अगर हम अपने भारत के लिए बात करें तो, कि इन द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट्स लाइज द हैप्पीनेस ऑफ द किंग। लोगों के हित में ही, लोगों के सुख में ही राजा का सुख होता है। तो मेरे हिसाब से गुड गवर्नेंस सबसे अच्छी अगर हम बात करें, तो अगर हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र को समझे, तो वहाँ से हमें गुड गवर्नेंस के बहुत अच्छे कंसेप्ट मिल सकते हैं, करेक्ट। ज़रूरी नहीं है कि हम इनको फॉलो करें, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। नमस्कार।